मैं सारिका जैन आप सभी के सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र। हमारे जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से जो 2 ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान, वह एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी प्रकार के जीवों में होता है। अर्थात पेड़ पौधों से लेकर हम मनुष्यों तक यह ज्ञान आता है और हम इसका उपयोग करते हैं। क्या पेड़ पौधे अपने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का उपयोग करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं? इनमें कितने प्रकार की संज्ञाएं होती हैं और ये अपनी संज्ञाओं का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान ने लाखों वर्षों पूर्व ही बता दिया था कि पेड़ पौधों में जीव होता है, जिस पर आज तक अनुसंधान चल रहा है और नई नई खोजें हो रही हैं और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है तो कैसे होता है और ये किस प्रकार से वर्किंग करते हैं। इस बात पर प्रकाश डालने से पूर्व हम इस बात को जानते हैं कि आखिर जीव होता क्या है, जीव किसे कहते हैं। जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है और जो सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव होता है। जैसे कि मनुष्य, घोड़ा, हाथी, लट, पिपीली, वृक्ष इत्यादि। जीव भी 2 प्रकार का होता है, संसारी और मुक्त। मुक्त वह जीव होता है जिसने अपने 8 कर्मों का नाश कर लिया है और जो संसार के जन्म मरण के दुखों से छूट चुके हैं, अर्थात इस संसार में अब वापस लौटकर नहीं आएंगे, वे मुक्त जीव होते हैं। जैसे कि हमारे सिद्ध भगवान। और संसारी जीव वह होते हैं जो संसार में रहकर जन्म मरण आदि दुख को सहन करते हैं और जो 8 कर्मों सहित होते हैं, वे संसारी जीव होते हैं। जैसे कि देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच। संसारी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्थावर जीव और दूसरा त्रस जीव। स्थावर जीव एकेंद्रिय जीव होते हैं, अर्थात जिसमें सिर्फ स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है, साथ में कायाबल होता है, आयु होती है, श्वासोच्छ्वास होता है, अर्थात जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वे एकेंद्रिय जीव होते हैं। स्थावर जीव भी 5 प्रकार के होते हैं, पहला पृथ्वी कायिक, दूसरा वायु कायिक, तीसरा वनस्पति कायिक, चौथा जल कायिक और 5वां अग्नि कायिक। वनस्पति कायिक अर्थात वनस्पति ही जिनका शरीर है वह वनस्पति कायिक जीव होते हैं। जैसे कि वृक्ष, लता, फल, फूल इत्यादि। यदि कोई फल वृक्ष पर लगा है तो ही उसमें जीव माना जाएगा, यदि उसे वृक्ष से तोड़ लिया जाए तो वह जीव नहीं होता। इस प्रकार हमने समझा कि जीव किसे कहते हैं और उसमें भी वनस्पति कायिक जीव कौन से होते हैं। इन पेड़ पौधों की हम इंसानों की तरह ही जिंदगी होती है। ये खाना बनाते हैं, खाते हैं और विकसित होते हैं। इतना ही नहीं, इनके जीवन में गरीबी भी आती है और जब इनके जीवन में गरीबी आती है तो ये दुख झेलते हैं, तकलीफ सहते हैं। ये अपने जीवन में दोस्त बनाते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन भी कुर्बान कर दिया करते हैं। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए सन 1901 में भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने हम इंसानों की तरह पेड़ पौधों में धड़कते दिल का सबूत दिया। इसके लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मेढक के दिल से जोड़ा और एक पौधे से भी। उन्होंने पौधे की एक पत्ती से धागा बांधा था। इस धागे के माध्यम से ही स्मोक्ड ग्लास प्लेट पर ECG जैसी लाइनें बनने लगी और सेम इसी तरह से मेढक के दिल की धड़कनें रिकॉर्ड की गईं। अंततः स्मोक्ड ग्लास प्लेट पर पौधे की धड़कनें धीमी थी और मेढक के दिल की धड़कनें तेज थीं।
इस प्रकार से ये प्रमाणित हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है, उनमें भी धड़कनें होती हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों की अपनी मेमोरी होती है, अपना इंटेलिजेंस होता है और उनमें भी सीखने की एक क्षमता होती है। पौधे में जीवन होता है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक दूसरा प्रयोग भी किया। भरे सभागार में जिस पौधे की धड़कनें रिकॉर्ड की जा रही थी, उस पौधे पर उन्होंने तेजाब की 2-3 बूंदें डाल दी। नतीजतन स्मोक्ड ग्लास प्लेट पर ऊपर नीचे होती हुई सुई धीमी होती चली गई। पौधे का पल्स रेट गिरता चला गया और एक झटके में उसकी धड़कन बंद हो गई। इस बात से पता चला कि पौधे में भी धड़कनें होती हैं और यदि उसको मार दिया जाए तो वह पूर्ण रूप से मर जाता है। क्या आपको पता है कि पेड़ पौधों को दर्द भी होता है? हाँ, उन्हें जब दर्द होता है तो वो हर घंटे एक प्रकार की अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने तंबाकू और टमाटर के पौधों के पास एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि यंत्र को रखा और उन्होंने पाया कि जब पौधों को पर्याप्त पानी दिया जाता है, उन्हें काटा नहीं जाता या उन्हें किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, तो वे हर घंटे एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। मगर जब उन्हें पानी नहीं दिया जाता और उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वे हर घंटे पानी के अभाव में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और एक प्रकार की अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो कि 20 से 100 किलो हर्ट्ज वाली होती है। ये ध्वनि 3 से 5 मीटर दूर तक सुनी जा सकती है। मनुष्य इस ध्वनि को नहीं सुन सकते, परंतु चूहे, चमगादड़, पतंगे और आसपास के पौधे इस ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पौधे की अन्य प्रजातियों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को भी रिकॉर्ड किया, जैसे कि मकई, गेहूं, अंगूर और कैक्टस के पौधे यदि पानी के अभाव में क्षतिग्रस्त होते हैं तो एक प्रकार की अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पौधों में से आने वाली ज़्यादातर आवाज़ों के पीछे की वजह है कैविटेशन। कैविटेशन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम नाम की ऊतक या वाहिकाएं होती हैं जो पानी तथा पोषक तत्वों को जड़ों से तने तथा पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जाइलम में पानी सतह के तनाव के साथ जुड़ा रहता है, जैसे कि हम एक स्ट्रॉ के द्वारा जब पानी चूसते हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रेशर डिफरेंस के चलते पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और जब ये बुलबुले फूटते हैं तो उसमें से तरंगें उत्पन्न होती हैं और उन्हीं तरंगों में से पॉपकॉर्न के फटने जैसी आवाज़ होती है। ये तो थी वैज्ञानिक आधार पर पेड़ पौधों में जीवन होने की पुष्टि। अब हम ये जानते हैं कि मति ज्ञान क्या होता है। मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान मति ज्ञान होता है और ये 4 प्रकार का होता है: अपग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु का सामान्य अवलोकन दर्शन कहलाता है और दर्शन के पश्चात उस वस्तु का कृष्ण और शुक्ल रूप को जानना, जैसे कि हम अपने नेत्रों के द्वारा यह देखकर निश्चित कर लें कि यह वस्तु सफेद है तो यह अपग्रह कहलाता है। इसके पश्चात उस वस्तु के बारे में विशेष जानने की इच्छा ईहा कहलाती है, जैसे कि वह वस्तु बगुला है या पताका। और इसके पश्चात विशेष चिन्हों के द्वारा जैसे पंखों के फड़फड़ाने या उड़ने से इस बात का निश्चय करना कि यह वस्तु पताका नहीं अपितु बगुला है तो ये अवाय कहलाएगा। और कालांतर में इस बात को न भूलना ही धारणा कहलाती है। तो इस प्रकार मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है। अब हम ये जानते हैं कि श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं। मति ज्ञान द्वारा जाने हुए विषय को और अधिक स्पष्ट रूप से जानना और कार्य और कारण में संबंध स्थापित करने का सामर्थ्य प्रकट होना और हे उपादेय का विवेक होना श्रुत ज्ञान कहलाता है। सुनकर जानने की प्रधानता से
यह ऐसा भी कहा जाता है कि जो सुनकर जाना जाए वह श्रुत ज्ञान होता है। इसके अलावा सूंघकर, चखकर, स्पर्श कर और देखकर जो जाना जाए वह भी श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान भी कई प्रकार का होता है। अक्षर श्रुत ज्ञान, विभिन्न प्रकार के अक्षरों के उच्चारण से होने वाला ज्ञान अक्षर श्रुत ज्ञान कहलाता है। अनक्षर श्रुत ज्ञान, अक्षरों के उच्चारण के बिना ककारने से, छींक करने से, ताली बजाने से, उंगलियों के इशारे से, हाथों के इशारे से, सिर हिलाने से और आंखों के इशारे से जो ज्ञान होता है वह अनक्षर श्रुत ज्ञान होता है। चेहरे और हाथों की चेष्टाओं के द्वारा यह जानना कि कोई हमें बुला रहा है या हमसे मना कर रहा है, तो इस प्रकार का ज्ञान होना अनक्षर श्रुत ज्ञान कहलाता है। संज्ञेय श्रुत ज्ञान, जिन जीवों के पास मनोलब्धि है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, हे उपादेय करने का निर्णय है और भूत, भविष्य और वर्तमान का विचार करने का निर्णय है, ऐसे जीव संज्ञेय जीव कहलाते हैं। और ऐसे संज्ञेय पंचेंद्रिय जीवों को उनके मन तथा इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान संज्ञेय श्रुत ज्ञान कहलाता है। असंज्ञेय श्रुत ज्ञान, बिना मन वाले असंज्ञेय जीवों को अपनी इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है वह असंज्ञेय श्रुत ज्ञान कहलाता है। यह एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंज्ञेय जीवों में पाया जाता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को हम एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आप कहीं बैठे हैं और आपको अचानक से अपने शरीर पर कुछ चलता हुआ महसूस हो। आपको उसके स्पर्श के द्वारा यह महसूस हो कि ये तो मेरे शरीर पर एक चींटी चल रही है, तो ये आपका स्पर्शजन्य मति ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, आपको चींटी को देखकर ऐसा लगे कि अरे ये तो लाल रंग की है, ये मुझे काट लेगी, अगर ये चिपक गई तो छूटेगी नहीं, तो यहाँ पर आप अपना श्रुत ज्ञान यूज कर रहे हैं। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्रम से होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है और श्रुत ज्ञान से पहले मति ज्ञान का होना आवश्यक है। पेड़ पौधों में मति ज्ञान के साथ साथ अनक्षर और असंज्ञेय श्रुत ज्ञान होता है। किसी वस्तु को सामान्य तौर पर जानना मति ज्ञान है और उसके बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधे भी अपनी मति ज्ञान और अनक्षर श्रुत ज्ञान का उपयोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करते हैं। ये आमतौर पर फंगस या फंगी पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्लांट और फंगी के रिलेशन को माइकोरहाइजल एसोसिएशन का नाम दिया जाता है। इस धरती के 90% से ज़्यादा पेड़ पौधे फंगी पर आधारित हैं और इस प्रकार के कनेक्शन का लाभ फंगी और प्लांट दोनों को ही आवश्यक तौर पर मिल रहा है। पेड़ पौधे कैसे वृद्धि करते हैं, इस बात को समझने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि फंगस या फंगी किसे कहते हैं। आपने वर्षा ऋतु के दिनों में पेड़ों की सड़ी गली डालियों, तनों पर, छालों पर छाते नुमा संरचना या गुच्छे तो देखे होंगे। इन्हें ही फंगस या फंगी या कवक कहते हैं। सामान्य तौर पर इनके जो बीजाणु होते हैं वो हवा में फैले रहते हैं। जब ये किसी नम या उष्ण जैव पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो इनके बीजाणु स्वतः ही अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। इसी प्रकार के कुछ कवक पेड़ों की जड़ों में उपस्थित होते हैं जिन्हें माइकोरहाइजी फंगस कहा जाता है। ये फंगस मिट्टी से फास्फोरस और नाइट्रोजन लेकर सीधे प्लांट तक पहुंचा देते हैं और बदले में प्लांट या पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की सहायता से जो खाना बनाते हैं वह फंगस को देते हैं। इस प्रकार का रिलेशन यदि नहीं होता, अर्थात पेड़ पौधे और फंगस का यदि ये रिलेशन नहीं होता, तो आपको वनों में या जंगलों में घने पेड़ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को पोषण प्रदान करती हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों ने अपने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का उपयोग किया।
क्योंकि वस्तु को समझना मति ज्ञान है और वस्तु के बारे में स्पष्ट तौर पर जानना और अपने हेय उपादेय का निर्णय लेना पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधे भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम किस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं और किस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तभी तो वे अपनी वृद्धि के लिए फंगस पर आधारित हैं, क्योंकि फंगस उन्हें मिट्टी से फास्फोरस और नाइट्रोजन अवशोषित करके उनको देता है, जिसके कारण वे अपनी वृद्धि कर पाते हैं और अपनी जंगल में बढ़त बना पाते हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधते हैं। ये अपनी जड़ों के जरिए आसपास के पेड़ पौधों से कनेक्टेड होते हैं ताकि अपनी बातों को दूसरे पेड़ों तक पहुंचा सकें। यह बात करने से मतलब अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान से नहीं, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान से है, क्योंकि पेड़ पौधों में अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ही होता है। इनके सिग्नल्स भेजने की दूरी सीमित नहीं होती। ये अपने सिग्नल्स के जरिए पूरे जंगल में एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर वे अपने अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का उपयोग करके एक दूसरे से बातें करते हैं। यह बातें करने से मतलब हम इंसानों की तरह बातें नहीं, अपितु बातें करने, सिग्नल्स भेजने का आशय यह है कि ये पेड़ एक दूसरे पर अपनी डिपेंडेंसी को दर्शाते हैं। जब कोई पेड़ जंगल में अपने अंदर किसी संसाधनीय तत्व की कमी को महसूस करता है, तो वह अपने सोशल नेटवर्क के जरिए इस संसाधनीय तत्व की मांग दूसरे पेड़ से करता है। और जंगल में जिस पेड़ के पास ये संसाधन तत्व अत्यधिक मात्रा में होता है, तो वो सोशल नेटवर्क के जरिए संसाधनीय तत्व को उस पेड़ तक पहुंचा देता है जिसके पास इसकी कमी है। इस प्रकार पेड़ पौधे अपने अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का उपयोग करके अपने संसाधनों की कमी की आपूर्ति करते हैं। पेड़ पौधे अपने असंज्ञेय श्रुत ज्ञान का उपयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी करते हैं। इनमें दिनों को गिनने की क्षमता होती है। यही कारण है कि पतझड़ के मौसम में सभी पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और अपने सोशल नेटवर्क के जरिए ये बात एक दूसरे पेड़ों तक पहुंचा देते हैं। अब हम ये समझते हैं कि पेड़ आखिर में अपनी पत्तियां गिराते क्यों हैं। जब वातावरण में अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक गर्मी हो जाती है, तो यह पेड़ों के लिए बहुत तनावपूर्ण समय होता है और इससे बचने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इससे एक ओर तो ऊतक कम हो जाते हैं, दूसरी ओर पत्तियां गिराने से जो वाष्प का उत्सर्जन होता है वह कम हो जाता है और पेड़ पौधों को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और इस कारण पेड़ अपने आप को जिंदा और स्वस्थ रखने में कामयाब हो जाते हैं। पेड़ पौधे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं का भी उपयोग करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? ज्ञानावर्णीय तथा दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से और मोहनीय तथा वेदनीय कर्म के उदय से आत्मा में होने वाली आहार आदि की इच्छा को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञाएं 10 प्रकार की होती हैं। पहली है आहार संज्ञा। क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से आहार को ग्रहण करने की अभिलाषा होना आहार संज्ञा कहलाती है। दूसरी है भय संज्ञा। भय मोहनीय कर्म के उदय होने से प्राणी के शरीर, नेत्र और मुख पर कंपन होना, रोमांच होना या घबराहट की स्थिति उत्पन्न होना भय संज्ञा कहलाती है। तीसरी है मैथुन संज्ञा। वेदनीय तथा मोहनीय कर्म के उदय से मैथुन संबंधी विषय भोगों को भोगने की विकार भावना मैथुन संज्ञा कहलाती है। चौथी है परिग्रह संज्ञा। लोभ मोहनीय कर्म के उदय होने से सचित्त, अचित्त और मिश्र पदार्थों को आसक्ति पूर्वक ग्रहण करने की इच्छा परिग्रह संज्ञा कहलाती है। पांचवी है क्रोध संज्ञा। क्रोध मोहनीय कर्म के उदय होने से कोप वृत्ति या गुस्से से संबंधित चेष्टाएं करना क्रोध संज्ञा कहलाती है। छठवीं है मान संज्ञा। मान मोहनीय कर्म के उदय के होने से अहंकार होना, गर्व होना, दर्प होना आदि की चेष्टाएं होना मान संज्ञा कहलाती है। सातवीं है माया संज्ञा।
माया मोहिनी कर्म के उदय होने से छल कपट आदि की चेष्टा करना माया संज्ञा कहलाती है। 8वीं है लोभ संज्ञा। लोभ मोहिनी कर्म के उदय होने से पदार्थों को पाने की अभिलाषा होना लोभ संज्ञा कहलाती है। 9वीं है लोक संज्ञा। मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से संसार के सुंदर और रुचिकर पदार्थों को विशेष रूप से जानने की अभिलाषा लोक संज्ञा कहलाती है। 10वीं है ओक संज्ञा। मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से धुन में किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति होना ओक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि बिना किसी प्रयोजन के किसी वृक्ष पर चढ़ जाना, बैठे बैठे पैर हिलाना या तिनके तोड़ना इत्यादि। ये 10 प्रकार की संज्ञाएं 24 दंडक के जीवों में अर्थात एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में पाई जाती हैं। इसके अलावा नारकी और देवों में भी ये 10 प्रकार की संज्ञाएं पाई जाती हैं। अब हम उन पौधों के बारे में जानते हैं जो इन संज्ञाओं का उपयोग करके अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। पहला है छुई-मुई का पौधा। छुई-मुई के पौधे में भय संज्ञा होती है। हालांकि इसकी पत्तियां रोज रात में बंद हो जाती हैं और सुबह की पहली किरण के साथ खुल जाया करती हैं। ये पौधा भय संज्ञा से युक्त होता है क्योंकि जब इस पौधे की पत्तियों को कोई टच करता है या छूता है तो इस पौधे की पत्तियां धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही मिनटों बाद अपने आप खुल जाती हैं। ये पौधा तेज धूप में अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है और कम धूप में ही अपना खाना बनाता है और ये पौधा दूसरों से अपने आप को सुरक्षित रखने की टेक्निक भी अच्छी तरह से जानता है। दूसरा है सूरजमुखी का पौधा। इसका दिन सूर्योदय के साथ ही शुरू होता है। सूरजमुखी के फूल दिन भर सूर्य का पीछा करते हैं और पूर्व से पश्चिम तक सूर्य के साथ घूमते जाते हैं और सूर्यास्त होते ही अपनी गर्दन झुकाकर रात होने का संकेत देते हैं। सूरजमुखी का पौधा साल भर की जिंदगी लेकर आता है। जब इसके फूल फलों से लद जाते हैं और इसके बीज जब धरती पर समर्पित कर दिए जाते हैं तो ये अपनी आने वाली पीढ़ी को नया जीवन देकर अपने आप को समाप्त कर लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि सूरजमुखी के पौधे में कौन सी संज्ञा होती है? सूरजमुखी के पौधे में ओग संज्ञा होती है क्योंकि ये बिना किसी प्रयोजन के ही पूरा दिन सूर्य का पीछा करते हैं और अपनी वृद्धि को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार एक येलो ज्वेलवीड का पौधा है। इसमें परिग्रह संज्ञा होती है क्योंकि जहाँ इन पौधों की झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर अन्य पौधों की प्रजातियाँ बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती हैं क्योंकि ये झाड़ियाँ सूर्य की रोशनी को अपने ऊपर ही रोक लेती हैं ताकि अन्य प्रजाति के पौधों को सूर्य की रोशनी ही प्राप्त ना हो और ना ही वे अपना भोजन बना पाएं और धीरे धीरे सूख जाएं। जबकि ये अपनी प्रजाति के पौधों को या झाड़ियों को बढ़ने का बहुत मौका देते हैं। इसी प्रकार परिग्रह संज्ञा से युक्त एक बेल होती है जिसका नाम है अमरबेल। यह एक रस्सी नुमा पीले रंग की बेल होती है। यह एक परजीवी है और इसमें अपना क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों या वृक्षों पर आधारित होती है और ये बेल जिस वृक्ष पर आरोहित होती है उस वृक्ष से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करके उस वृक्ष को धीरे धीरे पोषक तत्वों से विहीन करके सुखा देती है और इस प्रकार पूरे वृक्ष पर अपना अधिकार कर लेती है और धीरे धीरे यह बेल पूरे जंगल में फैल जाती है। इसी प्रकार परिग्रह संज्ञा से युक्त एक तीसरा पौधा है वाटर लिली। वाटर लिली के पत्ते गोल 6 से 12 इंच व्यास के भूमि पत्ते होते हैं। इनमें बीच में छेद होता है। ये ऊपर से हरे रंग के तथा नीचे से लाल तथा बैंगनी रंग के होते हैं। इनके जो तने होते हैं वो हरे तथा मोटे होते हैं और पानी में 5 फीट गहराई तक अपनी जड़ें जमा लेते हैं। तनों से लंबे डंठल ऊपर की ओर निकलते हैं और गोल मोमी पत्तियों को सहारा देते हैं और डंठल के अंत में
कई फूल खिलते हैं। इन फूलों की पंखुड़ियाँ 8 या 25 पंखुड़ियों वाली होती हैं और इनमें कई रंग के फूल खिलते हैं, जैसे कि लाल, नीला, पीला, बैंगनी, गुलाबी, क्रीम और सफ़ेद। इनके कुछ फूल शाम को खिलते हैं और कुछ फूल सुबह खिलते हैं। चूँकि वाटर लिली के पत्ते 6 से 12 इंच व्यास के पत्ते होते हैं और बहुत बड़े आकार में होते हैं और ये सरोवर में तैरते ही रहते हैं। इतने विशाल फैलाव के कारण सूर्य की किरणें इन पत्तों पर ही आकर टिक जाती हैं और इस कारण पानी के नीचे जो अन्य वनस्पतियां पनप रही होती हैं वो सूर्य की किरणों के अभाव में पनप नहीं पाती। इस प्रकार यह संग्रह वृत्ति का उदाहरण है। इस प्रकार अपनी संग्रह वृत्ति के कारण वाटर लिली पूरे सरोवर पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है और नीचे से भी कोई इसको नुकसान न पहुंचा पाए, इसी कारण पत्तों के नीचे इसने कांटे लगा रखे हैं। तो यह परिग्रह संज्ञा का उदाहरण है। वाटर लिली के पौधे फल भी देते हैं जो कि अखरोट या बेरी जैसे होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं। यह फल जब खुलता है तो इसके कुछ बीज डूब जाते हैं और कुछ तैरते हुए नए पौधे बना लेते हैं। इस प्रकार वाटर लिली धीरे धीरे पूरे सरोवर पर फैल जाती है। एक पौधा होता है वीनस फ्लाईट्रैप। यह आहार संज्ञा से युक्त होता है और ये पौधा वनस्पतियों के शाकाहारी होने की धारणा को ही बदल कर रख देता है, क्योंकि यह मांसाहारी पौधा है। यह 24 घंटे कीड़े मकोड़ों के लिए जाल बनाए बैठा रहता है और जैसे ही कोई कीड़ा इसकी जाल की जद में आता है तो इसे धीरे से दबोच लेता है। वीनस फ्लाईट्रैप की जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं। जब इस पेड़ की पत्तियां खुली होती हैं और उस पर कोई कीड़ा जैसे कि छिपकली या ततैया आकर बैठ जाती है तो इसकी पत्तियां उसका स्पर्श पाकर बंद हो जाती हैं और कीट को पचाने के बाद ही अपने आप खुलती हैं। इस प्रकार वीनस फ्लाईट्रैप में आहार संज्ञा तो है ही, साथ ही वीनस फ्लाईट्रैप ने कीड़ों को दबोचते समय अपनी क्षिप्र स्पर्शन इंद्रिय जन्यमति ज्ञान का प्रयोग किया, क्योंकि यह ज्ञान शीघ्रता से जाती हुई वस्तु का ज्ञान कराता है। यही कार्य वीनस फ्लाईट्रैप ने किया। यदि कोई कीड़ा उसके पत्तियों पर आकर बैठता है तो वो उसे शीघ्रता से दबोच लेता है उसके उड़ने से पहले और उसको पचा के ही बाद में उसकी पत्तियां खुलती हैं। इसी प्रकार आहार संज्ञा से युक्त एक दूसरा पौधा होता है घटपर्णी या पिचर प्लांट। यह एक कीटभक्षी पौधा है। यह आंशिक रूप से स्वपोषी और आंशिक रूप से विषमपोषी होता है। इसके पत्ते घट के आकार के होते हैं। ऊपर का जो शीर्ष है वो ढक्कन के आकार का होता है और शेष फलक घट के आकार का होता है। इस घड़े में विभिन्न प्रकार के रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। जब इस घट के संपर्क में कोई कीट आता है तो यह ढलके हुए रोमों में फंस जाता है और घट में जो पाचक रस भरा होता है उसमें वह गिर जाता है और इस पाचक रस द्वारा वह कीट पचा लिया जाता है। एक और पौधा है जो कि माया संज्ञा से युक्त होता है, जिसका नाम है संडिव। यह पौधा रोलर कॉम्ब की तरह होता है। जिस प्रकार से एक रोलर कॉम्ब में छोटे छोटे दाने होते हैं, उसी प्रकार इस पौधे की पत्तियों में लंबे लंबे तंतु होते हैं। इन तंतुओं के अंत में छोटी छोटी दानेदार ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां कीटों को आकर्षित करने के लिए पदार्थ बनाती हैं जो कि शुगर और वाटर से बना होता है। जब सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये ग्रंथियां ओस की बूंदों सी चमकती हैं। इसी कारण इस पौधे का नाम संडिव है। इसके अलावा ये ग्रंथियां कीट को पचाने वाला एंजाइम भी बनाती हैं और जो कीट को आकर्षित करने के लिए चारे का काम करता है। क्योंकि इनकी जो ग्रंथियां हैं वो वाटर और शुगर कॉम्प्लेक्स से बनी होने के कारण अत्यंत चिपचिपी होती हैं और सूर्य की रोशनी पड़ने पर यह ओस की बूंदों से चमकती हैं। इसी कारण कीट इनसे आकर्षित होकर जब इस पौधे की पत्तियों के पास आते हैं
तो इस पौधे के लंबे लंबे जो तंतु होते हैं वो कीट के चारों तरफ लिपट जाते हैं और इसको जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे कई दिनों तक इसको पचाते हैं। क्योंकि पेड़ सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, परंतु अपने मति ज्ञान और अनक्षर और असंज्ञ श्रुत ज्ञान के द्वारा वातावरण में हो रही घटनाओं को आसानी से महसूस करते हैं और इन घटनाओं का पेड़ पौधों पर बहुत प्रभाव भी पड़ता है। जैसे वह मनुष्य के द्वारा दी जा रही वाइब्रेशंस को भी ग्रहण करती हैं। यदि हम दो पौधे लें और एक पौधे को हम नेगेटिव वाइब्रेशन दें और दूसरे को हम पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, जिस पौधे को नेगेटिव वाइब्रेशन दी जा रही है आप देखेंगे कि उस पौधे की ना तो वृद्धि होती है, ना उसे फल लगेंगे, ना फूल लगेंगे और वह पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। और दूसरी तरफ हम दूसरे पौधे को पूरी प्योरिटी और पावर के साथ पॉजिटिविटी से वाइब्रेट करें तो वह पौधा फलेगा, फूलेगा, उसके फल भी अच्छे होंगे, उसकी पत्तियां भी अच्छी होंगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इस प्रकार आसपास के वातावरण की घटनाओं का उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनमें अनक्षर श्रुत ज्ञान होता है। इस कारण वे मनुष्य की वाइब्रेशंस को भी पहचानते हैं और उसी के अनुसार ग्रोथ भी करती हैं। तो आप जब पेड़ों को पानी देते हैं तो वे पेड़ पौधे आपका एहसान मानते हैं, और जब आप उनकी पत्तियां और टहनियां काट देते हैं तो वे आपसे नाराज भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये तो थी पेड़ पौधों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली ही ऐसी नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी। तब तक के लिए सभी को मेरा जय जिनेंद्र।